गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे बिहार बोर्ड स्पेशल टॉप 50 सब्जेक्टिव फिजिक्स चैप्टर का। फिजिक्स के सभी चैप्टर का मैं पिछले क्लास में शुरू किया था। सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, उस सीरीज का आज दूसरा दिन है। पिछले दिन हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। जो बच्चे नहीं देखे थे पिछले क्लास का वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, फर्स्ट लेक्चर का वीडियो आ जाएगा। हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे देखिए। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको जाके देख लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। आज हम लोग करेंगे बचे हुए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्लास से आगे हम लोग चल रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन वो है जो बिहार बोर्ड जो आने वाला है एग्जाम फरवरी में 2024 बिहार बोर्ड फिजिक्स इंटरमीडिएट के लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत चुनिंदा क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। फिजिक्स में आप समझ सकते हैं लगभग 400 से 500 क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन को ही शामिल किए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा समझ सकते हैं। और इस थ्योरी के साथ इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी शामिल किए हैं हम लोग। इसमें आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। क्या होता है विद्युत विभव? विद्युत विभव जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में, और नॉर्मली जो वोल्टेज आप बोलते हैं, बैटरी में वोल्टेज आप समझते हैं 12 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, वो यहाँ विद्युत विभव है। तो अगर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज है और इस चार्ज के कारण आसपास में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, विद्युत क्षेत्र बना, आसपास में विद्युत क्षेत्र बना। आप जानते हैं अगर ये प्लस आवेश है, धन आवेश, तो किसी दूसरे धन आवेश को अगर इसके नजदीक लाएंगे, दूसरा कोई धन आवेश है नजदीक ला रहे हैं, तो दोनों प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण है तो दोनों अपने आप तो नजदीक आएगा नहीं, तो इसको अगर हम लाना चाह रहे हैं किसी बिंदु पर, इस पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा, इसको फोर्सली पकड़ के जबरदस्ती लाना पड़ेगा नजदीक। जबरदस्ती जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं तो काम करना पड़ता है ना, वैसे ही इस आवेश के नजदीक किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर 1 कूलम आवेश को लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? मान लो Q कूलम आवेश को लेकर आए हैं तो W काम करना पड़ा, तो 1 कूलम को लेकर आएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, W/Q। यही W/Q जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव होता है। मतलब अनंत से 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम मतलब एकांक आवेश, एकांक को हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज भी मान लेते हैं, परीक्षण आवेश। तो अनंत से 1 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ा, 1 कूलम आवेश को याद कीजिए मेरे साथ सभी बच्चे, एक साथ याद कीजिए, बोलिए आप भी। 1 कूलम या एकांक धनावेश समझ लो, यहाँ धनावेश लेके चलते हैं क्योंकि निगेटिव लेंगे रिपल्सन होगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ा, उस किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। क्या लिखा है, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। फिर से याद कीजिए मेरे साथ, मेरे साथ याद कीजिए। अनंत से, इनफाइनाइट से अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। 2 बार 3 बार पढ़िएगा, हो जाएगा। ये धनावेश है, इस धनावेश के नजदीक कोई दूसरा आवेश लेके आए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम दूसरा आवेश लेके आए, कौन सा, Q आवेश। Q आवेश को लाने में काम करना पड़ा। अगर Q आवेश 1 कूलम हो, मतलब 1 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा इस बिंदु का। अब बात आती है विद्युत विभव
इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्या क्या याद कर लेना है आपको विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव का पहले मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक याद कीजिए। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है मात्रक, वोल्ट होता है विद्युत विभव का मात्रक। और विमीय सूत्र भी याद कीजिए, विमीय सूत्र। अगर विमीय सूत्र याद नहीं हो तो कैसे याद करेंगे, क्या सीखे हैं, विभव बराबर क्या सीखे हैं, वर्क डन बटे किया गया कार्य बटे आवेश। अभी फॉर्मूला निकाले थे ना, वोल्टेज बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। यहाँ से एक और चीज याद कर लीजिए, अब वर्क डन किया गया कार्य बराबर आवेश गुना विभव या विभवांतर समझ लीजिए। तो इसका विमीय सूत्र निकालना हो तो वर्क डन का किया गया कार्य का विमीय सूत्र पहले लिखिए, ऊपर में क्या है, बहुते को नहीं याद होगा, ml² t के पावर -2। और यहाँ पर आवेश है, आवेश का a × t, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ml² t के पावर -2, एक नीचे से जाएगा तो क्या होगा, t के पावर -3 और a के पावर -1। तो मात्रक वोल्ट हो गया। विमीय सूत्र देखिए, याद कीजिए सभी बच्चे, ml² t के पावर -3 a के पावर -1, ये है विमीय सूत्र। कितना इंपॉर्टेंट लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, इसको देख लीजिए। विद्युत विभव या विभवांतर पूछे तो भी इसका विमीय सूत्र ये होगा, विभवांतर रहेगा तो भी यूनिट वोल्टेज ही होगा। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आप जानते हैं, अभी देखे ना, एक धन आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र बना, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आवेश को लेके आए हैं तो काम करना पड़ा, और किया गया कार्य 1 कूलम को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र भी है और विद्युत विभव भी है, तो इस दोनों में संबंध होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस का dV/dx या dr, अगर आप पोजीशन को r ले रहे तो r लेंगे। मतलब अगर हम विभव को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, Ex बराबर माइनस का dV/dx, Ey बराबर माइनस का dV/dy, अगर यहाँ y ले रहे तो यहाँ भी y लेंगे, Ez बराबर माइनस का dV/dz। इन सबको ध्यान रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV/dr या जो भी आपका दिया हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस का dV/dr, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E बराबर माइनस का dV/dr। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 तब होगा, देखो अगर इसको 0 करेंगे इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। तो अगर विभव, अगर वोल्टेज सेम है, अगर समान वोल्टेज है दो बिंदु पर, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, बराबर। समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। 0 विद्युत, देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, वहां पर विभव क्या होगा, नियत, कांस्टेंट। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मान लो एक ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पर एक आवेश Q, यहाँ Q1 ले लो, यहाँ Q2 ले लो और यहाँ पर Q3 ले लो। तो 3 आवेश है यहाँ पर, तो कैसे 3 आवेश में रिपल्सन हो रहा होगा ना, तीनों आवेश में रिपल्सन हो रहा होगा। तो तीनों आवेश को यहाँ तक रखने में काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, ऐसे तीनों आवेश कैसे आ गए, तीनों आवेश को यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ा। तो इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को, इस आवेश को यहाँ तक लाने में टोटल जितना काम करना पड़ा वो कहलाएगा इसका क्या, विद्युत स्थिति ऊर्जा। कैसे लिखेंगे, विद्युत स्थिति ऊर्जा लिखना हो तो आप फॉर्मूला आप देखिए, जितना कॉम्बिनेशन मिलेगा सबका लिख दीजिए। विद्युत स्थिति ऊर्जा बराबर U बराबर, ध्यान से इस एक बार इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बटे इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं D1 है या D ही ले लेते हैं, तो D प्लस, अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाइए, क्या होगा कॉम्बिनेशन, के Q1 Q3 बटे इन दोनों के बीच का भी दूरी मान लो D है या D1 रहेगा तो D1 ले लेंगे, अगर इसको D1 लिखते हैं तो D1। फिर इसका भी कॉम्बिनेशन बनाइए, इसका कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, प्लस के
Q2 Q3 बटे नीचे में इसका डिस्टेंस D3 ले लेते हैं, यहाँ D1 है, यहाँ D2 ले लो, तो क्या हो जाएगा D2। तो एक दिए गए सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम का विद्युत स्थिति जो है इसे लिखते हैं, इसका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट चैप्टर से आ गया, कैपेसिटर संधारित्र से आ गया। हम लोग इससे पहले लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास किए होंगे। फर्स्ट सेकंड चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके आगे उसी चैप्टर से संधारित्र से संबंधित है समांतर प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आएगा। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। दूसरा, संधारित्र क्या है इसकी धारिता का परिभाषा दे और इसके सिद्धांत को लिखे। इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं संधारित्र क्या है। कैपेसिटर, ये आपके घर के पंखा में लगा होगा, आप देखे क्या कभी, आप बदले जरूर होंगे। पंखा जब स्लो हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर जिसको बोलते हो, कंडेंसर को बदलते हैं। और वही कंडेंसर क्या है, संधारित्र है, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल है। अब हम लोग जनरली पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट पढ़ते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास है, ये घर में लगने वाला सिलेंड्रिकल है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, ये क्या होता है। कभी आप घर का यूज किए होंगे तो आप उसको जब डायरेक्ट एसी सर्किट में लगाएंगे तो चार्ज हो जाता है, उसमें आवेश आता है, फिर इसको टच कराएंगे तो स्पार्क करता है। तो ये संधारित्र क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो आवेश और ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है। परिभाषा सीखिए, संधारित्र एक ऐसा विद्युत युक्ति है जो आवेश और विद्युत ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है या करता है अच्छे से। संधारित्र विपरीत आवेश के चालक का ऐसा युग्म जिस पर आवेश का पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिस पे आवेश और विद्युत ऊर्जा पर्याप्त संरक्षित कर सकते हैं, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। जरूरी अभी वो सब नहीं है, पूछेगा नहीं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात पूछता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, धारिता क्या होता है, धारिता क्या होता है। तो मान लो एक कैपेसिटर, एक संधारित्र छोटा है और एक संधारित्र बहुत बड़ा है, तो क्या दोनों समान होगा, नहीं। बहुत बड़ा संधारित्र है उसमें अधिक ऊर्जा आएगा, अधिक आवेश आएगा ही, और ये छोटा है इसमें कम ऊर्जा आएगा और कम आवेश आएगा। तो कम ऊर्जा कम आवेश मतलब ऊर्जा धारण करने का क्षमता। तो ऊर्जा धारण करने का क्षमता ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। किसी संधारित्र में आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसी संधारित्र में आवेश या ऊर्जा धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसको हम लोग कैपेसिटेंस को C से निरूपित करते हैं। C मतलब धारिता का सूचक हो गया। धारिता का सूचक क्या हो गया, बोलो तुम लोग भी, क्या हो गया, C, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, कैपेसिटेंस। अब अगला क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है। कैपेसिटेंस ये देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर श्रेणी का कैपेसिटर है, समांतर प्लेट कैपेसिटर है। समांतर प्लेट क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक पे धन आवेश होगा, दूसरे पे ऋण आवेश होगा। इसको हम बैटरी से क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। बैटरी जोड़ेंगे तो चार्ज हो जाएगा। इस पे धन आवेश प्लस क्यू, तो इस पे उतना ही ऋण आवेश माइनस क्यू होता है। और बीच में धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए धन आवेश का प्लेट और ये ऋण आवेश का प्लेट, यहाँ से हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए और बैटरी कनेक्ट करने के कारण यहाँ पर धन आवेश आया, ऋण आवेश, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। ये दोनों मेटल के बने हुए हैं। ये होता है समांतर
ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। संधारित्र के क्या सिद्धांत है? तो आप अभी देखे होंगे संधारित्र में हम लोग दो प्लेट लगाते हैं, एक ऐसा जिस पे धन आवेश हो, एक ऋण आवेश हो। तो धन आवेश के कारण मान लो कोई विद्युत विभव बना भी, तो ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव बनेगा, कितना हो जाएगा भी, लेकिन उसको बोलेंगे के माइनस क्यू बटे आर। तो इसके कारण नेगेटिव विभव बना, इसके कारण पॉजिटिव विभव बना। मान लेते हैं धन आवेश के कारण V1 विद्युत विभव बना, तो इसके कारण क्या बनेगा, यहाँ तो माइनस क्यू है, यहाँ पर क्या बनेगा, इस बिंदु पर माइनस का कुछ ले लो V2, तो नेट विभव यहाँ पर क्या हो गया V1 माइनस V2। तो क्या देख रहे हैं, किसी धन आवेश के बगल में ऋण आवेश का प्लेट हो तो यहाँ पर विभव का मान क्या हो जाता है, कम। यही सिद्धांत पे काम करता है। जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित या ऋण आवेशित लगाए वहां पर लाया जाता है तो आवेशित चालक की विभव में कमी आ जाती है, फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यही सिद्धांत है किसका, संधारित्र का। संधारित्र की धारिता प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का ही आएगा। आगे चल के मैं बताऊंगा धारिता का सूत्र, संधारित्र के धारिता का सूत्र मतलब कितना आवेश या कितना ऊर्जा धारण कर सकता है, इसकी क्षमता के लिए एक सूत्र है। इसके पैरेलल प्लेट के लिए मैं लिख रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। फिर से सुनिए, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र क्या है, ये नहीं याद करेंगे तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका कटेगा ही। समांतर प्लेट के संधारित्र का धारिता का सूत्र है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब यहाँ क्यों ये लिखाया, मैं इसलिए लिखाया कि अब बताओ संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये जो संधारित्र का धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, पराविद्युतांक है। मैं बताया था पिछले क्लास में, पराविद्युतांक है किसका, निर्वात का। ये है ए क्या है, ये जो प्लेट मैंने बनाया था उसका क्षेत्रफल है। ये ए क्या है, क्षेत्रफल। और ये डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच के दूरी को डी यहां बोल दिए। अब बताओ धारिता किन किन बातों पे निर्भर किया। पहला क्षेत्रफल पे, किसका क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल पे। तीसरा है दूरी पे, दोनों प्लेट के बीच के दूरी पे। और एक एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात के लिए है, लेकिन कोई और माध्यम रहेगा तो ये तो चेंज हो जाएगा। तो ये माध्यम पे निर्भर करता है। हवा माध्यम है बीच में तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा, और कुछ और माध्यम है बीच में तो क्या लगेगा, कुछ और लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं इस बीच में हम पेपर डाल दिए, कागज, दोनों प्लेट के बीच में कागज, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। तो किस पे निर्भर कर रहा है बताइए, किस पे निर्भर कर रहा है संधारित्र का धारिता, एक तो क्षेत्रफल पे, दोनों प्लेट के बीच की दूरी पे, और बीच के माध्यम पे भी कर रहा है। अगर दोनों प्लेट के बीच का माध्यम कुछ और हो तो धारिता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संधारित्र की धारिता प्रभावित करने वाले कारक, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है, और धारिता मध्य पैराविद्युत पदार्थ भरने पर बढ़ जाती है। मतलब इसमें जो पदार्थ डालेंगे उसके अनुसार इसका धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पैराविद्युतांक के है, के पैराविद्युतांक का माध्यम इसमें डालेंगे मटेरियल, तो इसका धारिता भी के गुना हो जाएगा, किसका, हवा का। अगर कोई बोले कि चलो एक समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच में एक पेपर डाल दिए जिसका पैराविद्युतांक क्या है, के है, के, तो फिर कहेगा इसकी धारिता के पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हवा के कारण धारिता सी नॉट है तो पेपर भरने के कारण धारिता क्या हो जाएगा, के गुना सी नॉट, जहां पर पेपर का पैराविद्युतांक के है। याद रहेगा क्या, याद करना पड़ेगा भाई, आपने याद करेंगे तो कौन याद करेगा, आपको एग्जाम पास करना है ना। अब ये सब सारा का सारा पूछा हुआ है, हर क्वेश्चन मैं वही लिया हूं जो पूछा जाता है बार बार।
अब ये देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच जे मोटाई का पैराविद्युतांक स्लैब रखने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी बताया मैं, अगर मान लो, फिर से बता देता हूं, अगर मान लो ये इसमें क्या है, हवा है, इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है ए, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं डी। इस केस में धारिता क्या होगा, धारिता का सूत्र बताइए। तो आप बोलिएगा हवा है या निर्वात समझ लो, तो एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हवा के लिए कितना क्या लेते हैं मीडियम, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब फिर हम बोल दिए कि चलो दूसरा केस है, अब यहां पर हमने क्या किया, हमने कुछ और माध्यम डाल दिया, इसके बीच में जो माध्यम है वो हम नीले कलर का पेपर डाल दिए, जिसका पैराविद्युतांक कितना है के। अब बोलेंगे अब लिखो तो इसका धारिता का सूत्र, तो धारिता बराबर क्या लिखेंगे बताओ, कौन बताएगा, इसका धारिता का सूत्र लिखो। वही है कि बीच में अगर के मान लो कोई मोटाई दिया हुआ है, जितना दूरी वो मोटाई दे दिए, तो इसका होगा, तो इसको हम लिखेंगे हवा का कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, हवा के कारण इतना, अब के मोटाई का स्लैब रखने के कारण क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। तो जिस पराविद्युतांक का हम लोग मटेरियल डालेंगे उतना गुना हो जाएगा किसका, हवा का। तो पराविद्युतांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता के गुना बढ़ जाएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अभी तक पढ़े हैं उसमें से महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से कि क्या ये सारे क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। कूलम का नियम पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, वेक्टर फॉर्म पढ़ाए थे, पूछेगा ही। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक साथ यहाँ लिखा हूँ, आप देख लीजिएगा क्या तैयारी है या नहीं। सेकंड है चालक की क्षमता से क्या समझते हैं, क्षमता क्या बताए हैं अभी, धारिता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, डायपोल मोमेंट कल पढ़ाए थे, चार्ज गुना डिस्टेंस, इसको देख लीजिएगा। द्विध्रुव क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, इसको बताएंगे सब्जेक्टिव के लिए, इन सब का कुछ जो छूटा है बताइएगा। संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, अभी अभी ये पढ़े हैं। और पूछ रहा है परिपथ चित्र बनाकर 3 संधारित्र के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता प्राप्त करें, इसको देख लो अभी 1 मिनट में। अब 3 संधारित्र है, 1 2 3, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं और इसको बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। तो इन तीनों, इसका धारिता मान लो C1 है, C2 है, C3 है, तो इन तीनों का समतुल्य धारिता के लिए क्या सूत्र है बताओ। तो एक समांतर का बताते हैं फॉर्मूला, याद रखना, और एक श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम के लिए आप समतुल्य के लिए याद कीजिएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में समतुल्य निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। समांतर क्रम के लिए C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको याद रखिए। जैसे दिया रहता कि 3 समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है संधारित्र, इसका धारिता है 1 माइक्रोफैराड, इसका है 2 माइक्रोफैराड, इसका है 3 माइक्रोफैराड। इसका समतुल्य धारिता क्या होगा, तो हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है 1/C इक्विवेलेंट, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, C1 का वैल्यू 1, 1/C2, C2 का वैल्यू 2, 1/C3, C3 का वैल्यू 3। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, यहाँ पर क्या होगा 166 प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 दूना 6, 6 3 9 2 11/6, 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/11। इस तरीके से माइक्रोफैराड भी लगाना है, आप समतुल्य धारिता निकाल सकते हैं, ये श्रेणी क्रम का है। अब मान लो 2, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसलिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर 2 है संधारित्र जो समांतर क्रम में, इसका है धारिता 1 माइक्रोफैराड, इसका धारिता है 2 माइक्रोफैराड।
अब इसको पूछ रहा है कि इसका समतुल्य क्या होगा। तो समांतर के लिए समतुल्य का फॉर्मूला क्या है, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, मतलब दोनों को जोड़ देना है। समतुल्य धारिता बराबर C1 प्लस C2। अब C1 कितना है 1, C2 कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्या देखना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्या बताए थे, कोई भी संधारित्र ऊर्जा और आवेश को संरक्षित करता है। कितना आवेश, मान लो कोई संधारित्र है जिसका धारिता C है। अब C के लिए फॉर्मूला सिखाए हैं, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A/D, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लो इस पे इसको V बैटरी वोल्टेज के बैटरी से जोड़ दिए, किस बैटरी से जोड़े V, तो V वोल्टेज के बैटरी से जोड़ोगे तो बताओ कितना आवेश इस पे संचित होगा। आवेश बराबर क्या फॉर्मूला याद कीजिएगा, Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संधारित्र में संचित आवेश बराबर Q बराबर C इंटू V, संचित आवेश Q बराबर C इंटू V। अब इसमें कितना ऊर्जा होगा, कितना ऊर्जा संचित होगा, हाफ CV², याद कीजिए संचित ऊर्जा बराबर हाफ CV²। संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा हाफ CV², संचित ऊर्जा हाफ CV²। संचित आवेश का फॉर्मूला याद कीजिए फटाफट, हाफ CV², हाफ CV²। इसको चेंज भी कर सकते हैं, V का वोल्टेज यहाँ से रख देंगे, V का तो चेंज कुछ और आ जाएगा फॉर्मूला। तो हाफ CV² फॉर्मूला याद कीजिए संचित आवेश का, बहुत इंपॉर्टेंट। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नहीं, P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा, चार्ज गुना एक चार्ज लेते हैं और दोनों आवेश के बीच का दूरी लेते हैं, Q इंटू डी। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा Q इंटू डी। बल आघूर्ण पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण पूछ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग अभी डिराइव करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा Q इंटू डी। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू डी। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आएगा, कल उसका वीडियो कल से आएगा और वो लाइव होगा। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालें, ये बचा हुआ, इसको करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में पूछता है, आयतन, सतह और रैखिक चार्ज घनत्व को परिभाषित करें। इसका मात्रक लिखें, क्या है। सबसे पहले पूछेगा रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, कौन कौन बताओगे, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। मान लो ये एक कोई रॉड है, एक रॉड है और इस पे हम Q आवेश डाल दिए और इस रॉड का लंबाई कितना ले लेते हैं L। तो L लंबाई पर कितना आवेश Q, तो एक यूनिट लंबाई पर कितना आवेश होगा, एकांक का यूनिट लंबाई पे कितना होगा, तो L लंबाई पे कितना आवेश Q, तो एक यूनिट पे कितना Q/L। अब एक यूनिट लंबाई पर जो आवेश होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा से निरूपित करते हैं, बराबर क्या होगा आवेश बटे लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे उस रॉड का लंबाई, टोटल आवेश बटे लंबाई। इसका मात्रक बताओ फटाफट, मात्रक कौन कौन बताओगे। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर। दूसरा आता है सेकंड क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या होगा, ये क्षेत्रफल आवेश घनत्व। मान लो इतना बड़ा कोई सरफेस है और इस सरफेस पर कितना चार्ज है Q और इस सरफेस का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं A। तो A क्षेत्रफल पे कितना आवेश Q, तो एक यूनिट पे कितना आवेश Q/A। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसी को बोलते हैं
क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो इसका मात्रक, पहले सूत्र क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। याद रहेगा, याद रखना होगा इसको। और एक आयतन आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व। मान लो एक कोई V वॉल्यूम का सब्सटेंस है और V आयतन में मान लेते हैं Q आवेश है। तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या कहलाता है बताओ, एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। इसका सूत्र क्या होगा, तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल आयतन। इसका यूनिट आवेश का कूलम, आयतन का मीटर क्यू। तो कूलम पर मीटर क्यू इसका यूनिट हो जाएगा। समझ में आया। तो रैखिक आवेश घनत्व का कूलम पर मीटर, क्षेत्रफल आवेश घनत्व का कूलम पर मीटर स्क्वायर, आयतन आवेश घनत्व का कूलम पर मीटर क्यूब। रैखिक आवेश घनत्व किसको बोलेंगे, एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्षेत्रफल आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व, एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। जिसको याद नहीं हो रहा है फटाफट लिख डालो अपने नोटबुक में। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग में कौन कौन याद रखना है, गॉस का नियम आप पढ़ लेंगे, जितना मैं पढ़ाया हूं उसके अलावा कुछ होगा इसमें तो आपको पढ़ लेना उसको, अगर ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। अच्छा, तो गॉस का नियम मैं पढ़ाया हूं, विद्युत क्षमता को भी पढ़ाया हूं, अक्षीय बिंदु पर और भूमध्य नहीं होगा, इक्वेटोरियल होगा बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इसको पढ़ाना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया टॉर्क के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है। अगर किसी विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई डायपोल को रख दोगे, इस डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा 2 मिनट में निकालते हैं, बहुत इजी तरीके से फटाफट आपको करवा देते हैं। और संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अभिव्यक्ति मतलब सूत्र प्राप्त करें। ये दोनों कर लिए हैं, इसको हम लोग अभी करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से तैयार कीजिए, सब्जेक्टिव 5 नंबर में आएगा। क्या है क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक आपको याद करना पड़ रहा होगा। इससे पहले मैं एक चुटकियों में आपको इसको सिखाऊंगा। समांतर प्लेट में आपको पता है 2 प्लेट होता है समांतर में, एक पे क्या होगा धन आवेश होगा, दूसरे पे ऋण आवेश होगा। इसकी धारिता का फॉर्मूला मैं याद करवा दिया हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा 5 नंबर में, इसको निकालना है, इसको डिराइव करना है। बहुत चुटकियों में निकालेंगे, इसको डिराइव करना है। कैसे करेंगे आप सोचिए कि क्या आपको तैयार है क्वेश्चन, नहीं तैयार हो तो 2 मिनट मेरे साथ बनिए। तो सबसे पहले इसको याद कर लिए थे, इसको डिराइव करते हैं। अगर इस पे धन आवेश है और इस पे ऋण आवेश है, ऋण आवेश को मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं। अब इस पे इसके मध्य क्या होगा, क्या विद्युत क्षेत्र बनेगा बताओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र बनता है। एक तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा, धन आवेश के प्लेट पे विद्युत क्षेत्र है। दूसरा इस ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा।
2 विद्युत क्षेत्र बन रहा है। इस धन आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है बताइए। धन आवेश के कारण आपको पता है, याद होगा कि इनफाइनाइट थिन शीट, पतली चादर के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनता है। अगर इनफाइनाइट थिन शीट है, पतला चादर है, तो इसके सामने में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पतले चादर या एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट के कारण अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस प्लेट के कारण कितना बनेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हरा वाला जो यहाँ है उसके कारण भी तो बनेगा, निगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा था, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो इसके कारण भी बनेगा, इसके कारण। लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है, इसलिए सिंपल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बताओ निगेटिव चार्ज के कारण कितना बनेगा विद्युत क्षेत्र? तो इसके कारण भी उतना ही बनेगा, क्योंकि प्लेट दोनों का सेम है, सिमिलर प्लेट है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहला स्टेप क्या याद किए कि फोटो बनाए और नेट कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा, कुल विद्युत क्षेत्र जो बनेगा कितना बनेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप आपको पता है, यहाँ पर हम क्यू आवेश दिए हुए हैं। इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? ए, और दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना मान लेते हैं? डी। तो आवेश अभी सिखाए हैं, सतह पर आवेश है, इसलिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या सीखे हैं? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ये सीखे हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र बराबर, अब विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा, सिग्मा के जगह क्या लगाएंगे? सिग्मा इंटू सिग्मा के जगह क्यू बटे ए, तो क्यू बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप ये लेके आ गए। अब क्या करना है? अब यहाँ विद्युत क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज क्या है? V, विभवांतर कितना है? V। तो E बराबर, या सिंपल V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। यहाँ से विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? V बटे डी। विद्युत क्षेत्र का दो फॉर्मूला, एक यह आ गया इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों को मिलाओ तो क्या हो जाएगा? दोनों को इस साइड बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, तो V बटे डी बराबर क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से V बाई डी बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से और एक और फॉर्मूला आपको पता है, Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। Q बराबर C इंटू वी। इस Q बराबर C इंटू वी को यहाँ पर डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा? V बटे डी बराबर C इंटू वी बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ V से V कट गया, यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। यही फॉर्मूला आपको निकालना था। आप बोलोगे बहुत लिख दिए सर। बहुत नहीं लिखे हैं। पहला स्टेप, फिर से मैं बता रहा हूँ ना, पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या करना है? चित्र बनाना है। फिर से मैं कर देता हूँ। इसको नहीं याद करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको छूटेगा। इसको याद नहीं किए तो 5 नंबर क्वेश्चन छूटेगा। पहला स्टेप, आप दो प्लेट बनाए, इस पे आवेश Q प्लस में, इस पे आवेश माइनस Q। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? इस प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण भी इतना ही, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा? तो हो जाएगा। कुल विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक ये आप निकाल लीजिएगा पहला स्टेप में। अब सिग्मा के जगह आप डाल दीजिएगा, सिग्मा के जगह आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे ए। तो सिग्मा के जगह Q बटे ए डाल दीजिए, तो Q बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पहला इक्वेशन।
एक अगला इक्वेशन आप जानते हैं v बराबर ए इंटू डी, आपको ये भी पढ़ाए हैं v बराबर ए इंटू डी, यहाँ से e बराबर क्या हो जाएगा v बटे डी। दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में देखिए इस साइड बराबर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस साइड को भी इससे बराबर कर दो, तो q बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर v बटे डी। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप बराबर किए, q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर v इंटू डी। और आपको अभी कुछ देर यहाँ पर लिखे हैं ना q बराबर c इंटू भी, तीसरा स्टेप याद कीजिए q बराबर c इंटू भी, q के जगह c इंटू भी डाल दीजिए, इस q के जगह सीधा डाल सकते हैं c इंटू भी, इस q के जगह c इंटू भी बटे ए एप्सिलॉन नॉट बराबर v बटे डी, v से भी कट गया, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे डी। 1 2 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप 2 बार कीजिएगा हो जाएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण धारिता, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक फैराड होता है, फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं था इसमें, मैं नहीं बताया था, पीछे से बता रहा हूँ। धारिता का मात्रक फैराड। ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे टॉप 400, जिसमें सब कुछ करवाएंगे। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा से पढ़ेंगे। विद्युत धारा का पहला क्वेश्चन है धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व, आयतन का घनत्व सीखे ना, आवेश का घनत्व सीखे अभी, धारा का घनत्व। तो मान लो ये विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या है? वायर है, केबल है, ये वायर। वायर में जानते हैं ना बहुत कहीं कहीं मोटा होता है, पतला होता है, तो वायर में वायर है यहाँ पर, इससे मान लो धारा प्रवाहित हो रहा है कितना? I। करंट कितना प्रवाहित हो रहा है वायर से? I। करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? I। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल मान लो ये जो क्षेत्रफल है, ये तार का जो मोटाई होता है ना, मोटाई, उसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? A। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I। करंट हो रहा है I, क्षेत्रफल है A। तो A क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो एक यूनिट क्षेत्रफल से कितना धारा प्रवाहित होगा? उसी को बोलते हैं क्या? धारा घनत्व। परिभाषा याद कीजिए, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। पूछेगा, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो पूछा गया है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। अब धारा घनत्व को जे से निरूपित करते हैं। धारा घनत्व क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। धारा घनत्व बराबर प्रवाहित धारा बटे आवेश। धारा घनत्व बराबर प्रवाहित धारा बटे क्षेत्रफल, आवेश बोल रहे हैं, क्षेत्रफल। धारा घनत्व बराबर प्रवाहित आवेश बटे क्षेत्रफल। अब इसका मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? ये बात तुम लोग तो बताओ, बताते हो नहीं कुछ भी। क्या हो जाएगा मात्रक? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मात्रक? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लिखा है ना, इसकी मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि, मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता को परिभाषित करना है, मोबिलिटी। इसका बहुत लंबा कहानी है, गतिशीलता और एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन बस करवा रहा हूँ तो आपको समझाता हूँ। मान लो ये क्या है, आपके घरों में जो केबल उपयोग किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो केबल है। अब ये केबल है तो ये धातु है, और धातु है तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। कैसा? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। और इसमें नाभिक भी है, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं। अब इसको अगर आप बैटरी से जोड़ दिए तो क्या होगा? आपको मैं बताता हूं। जैसे कोई छात्र होता है, तो छात्र कहाँ भागता है? जहां पर पार्टी हो रहा हो। कहाँ हो रहा हो? जहां पार्टी हो रहा हो वहां क्या करेगा? छात्र भागेगा। क्या खाने के लिए? रसगुल्ला। तो छात्र कहाँ भागता है? पार्टी अटेंड करने के लिए।
उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ भागता है, इलेक्ट्रॉन भागता है हाई विभव की तरफ, जहां पर वोल्टेज ज्यादा हो। 12 वोल्ट है, वहां जाएगा कहां से, 0 वोल्ट से, अगर 0 वोल्ट है और 12 वोल्ट है तो ये तो है बड़ा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, ऐसे दौड़ते 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 ऐसे करके कहाँ भागेगा, इधर भागेगा, याद रखिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग करके यहां पर आना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग के आना चाहेगा, यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ आना चाहेगा, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसमें गति आएगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो गति आएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं भागता चला जाएगा, भागेगा लेकिन बेचारा को न्यूक्लियस से या बीच में ऑब्स्टेकल है उससे टकरा के रुक जाएगा। भागा फिर रुका, भागा फिर रुका, भागा फिर रुका। इस तरीके से इसका स्पीड लगातार एक्सेलरेट होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर स्टॉप हुआ। तो इलेक्ट्रॉन एक, मान लो एवरेज गति मान लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एक गति के साथ आगे बढ़ता रहता है, चला रुका, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ रहे हैं। तो एकांक समय में इलेक्ट्रॉन जितना आगे बढ़ा, मतलब एक समय में, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितना आगे बढ़ा, या इलेक्ट्रॉन के स्पीड, किसी धातु के अंदर, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के औसत वेग, औसत चाल, किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन के औसत चाल को ही क्या बोलते हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी पूछ रहा है, अपवाह चाल को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी है यहाँ पर, गतिशीलता पूछ रहा है, मैं अपवाह का बोल दिया, अपवाह यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो औसत वेग के साथ भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। औसत वेग के साथ को क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। समझो, ये मान लो धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो औसत चाल होगा वेग, उसको बोलते हैं अपवाह वेग बोलते हैं, अपवाह चाल बोलते हैं। अब अपवाह चाल मान लो Vd है, अपवाह चाल को क्या बोलते हैं, Vd से निरूपित करते हैं, Vd। Vd क्यों आया, क्योंकि बैटरी लगाए, बैटरी लगाए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र बना, विद्युत क्षेत्र के कारण Vd आया। तो अगर विद्युत क्षेत्र को हम यूनिट ले ले, 1 यूनिट ले ले विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को क्या ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 यूनिट ले ले, तो एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण जो अपवाह वेग आएगा उसको बोलते हैं गतिशीलता। याद कीजिए, गतिशीलता को म्यू से निरूपित करते हैं, गतिशीलता को म्यू से। गतिशीलता बराबर अपवाह वेग, अभी बताया ना, औसत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। तो औसत वेग Vd बट्टे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E। मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर, मतलब किसी धातु के अक्रॉस एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है उसे ही क्या बोलते हैं, गतिशीलता। विद्युत क्षेत्र को E ले लो, E को 1 ले लो, तो म्यू का मान कितना आ जाएगा, Vd बटे 1 हो गया। अब देखो म्यू बराबर क्या हो गया, Vd। अब Vd को बोलते हैं अपवाह वेग, तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो गया, अपवाह वेग। तो डिफिनेशन को याद करो अभी फटाफट। अपवाह वेग क्या किसको बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं किसी धातु या किसी भी कंडक्टर, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के औसत चाल या वेग को बोलते हैं अपवाह चाल, अपवाह वेग। और एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो अपवाह वेग प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी। याद हो जाएगा, मोबिलिटी सदिश राशि है, इसका मात्रक देखो ऊपर में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नीचे में डालो तो इसका मात्रक क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। कैसे, विद्युत क्षेत्र का मात्रक डाल लो, V बराबर E इंटू डी होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V बटे डी। अब यहाँ पर V है वोल्ट और D है मीटर, इन दोनों को डालेंगे तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको कितना स्टार लगाओगे, 5 स्टार खाना है तो 5 स्टार लगाओ।
किरचॉफ साहब इलेक्ट्रिसिटी में दो नियम दिए थे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। किरचॉफ साहब इलेक्ट्रिसिटी में कितने नियम दिए थे? दो। पहला नियम, दूसरा नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम कभी आता है और इसी किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? बोलो, संधि का नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। अब दूसरा है किरचॉफ का दूसरा नियम, और किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप का नियम भी कहते हैं। ये नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं होगा, इसके बिना एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, आपका दायित्व तो बनता है इसको अच्छे से देखें। किरचॉफ का संधि का नियम क्या है? तो मान लो बहुत सारे तार को आप एक जगह जोड़ दिए, बहुत सारे तार को एक जगह जोड़ दिए ऐसे करके, इसको बोलेंगे संधि ना। जब बहुत सारा तार एक जगह जोड़ दिए उस बिंदु को क्या बोलेंगे? संधि। अब ये संधि है, बहुत सारा तार एक जगह जोड़ दिए, इसको क्या बोलते हैं? संधि। अब मान लो संधि की तरफ कुछ धारा आ रहा है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो क्या कहता है किरचॉफ का नियम? कहता है कि किसी जंक्शन बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है हल्का, लेकिन आएगा ही। संधि नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि बिंदु पर प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी जंक्शन बिंदु, जंक्शन मतलब संधि बिंदु पर प्रवाहित सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। दूसरी भाषा में इसको अल्टरनेट में बोले, मान लो ये जंक्शन बिंदु है, यहाँ से 3 वायर जुड़ा हुआ है, यहाँ से मान लो 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर इधर जा रहा है, तो यहाँ से धारा कितना और किधर प्रवाहित होगा? तो यहाँ पर टोटल शून्य करना है, तो 10-10 आ रहा है तो जाना भी तो चाहिए। तो 10-10 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? 20 जाएगा, तब ना सबको जोड़ेंगे तो शून्य होगा। यहाँ से जा रहा है, इसको बोलेंगे निगेटिव, तो 10 + 10 - 20 क्या हो गया? 0। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 10 इधर से आ रहा है, 5 इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर धारा का मान क्या होगा? तो सबको क्या करना? जोड़ देना। अब यार मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर इधर की तरफ 10 एम्पियर, यहाँ पर इधर की तरफ 2 एम्पियर, यहाँ पर इधर की तरफ 3 एम्पियर, यहाँ पर धारा का मान निकालना है, तो सबको जोड़ो। 10 + 2 + 3, इसको मान लो x। 10 + 2 + 3 + x का मान क्या हो जाएगा? 0। सबको जोड़ के क्या कर देना है? 0। यहाँ से x का मान निकाल लो, 10 × 2 = 12 3 = 15 हो जाएगा। 0 - 15 = -15। -15 क्या? सब आ रहा है उसको बोलते हैं प्लस, सब आ रहा है, इसको यहाँ पर देखो डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ पर क्या जा रहा है तो इसको क्या बोल दिए? माइनस। आने वाले को प्लस लिए तो जाने वाले को माइनस लिए, तो 10 + 2 = 12 -3 क्या हो जाएगा? 9। यहाँ से 0 - 9, 0 - 9 क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो देखो आ रहा है 2, आ रहा है यहाँ पर 9, 2 11, 3 जा रहा है, तो 11 में से 3 गया, तो देख लेना यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उल्टा पुल्टा हो गया। देखो फिर से मैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ से आया 10, इधर आया 2, इधर के गया 3, इसमें x का मान निकालना है। तो देखो कितना आ रहा है? 10, 2 आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, जा रहा है कितना? 3 जा रहा है, तो 10, 2 12 आ रहा है, 3 जा रहा है, तो कितना बच गया? 9 एम्पियर यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा। या सबको जोड़ के बराबर कर दो 0 का तो भी निकल जाएगा। तो किरचॉफ का संधि नियम क्या कहता है कि किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। बीजगणितीय योग को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया योग, ये किसका सिंबल है? जोड़ का, योग का। किसका योग? अगर यहाँ I लगा दोगे तो धारा का योग क्या होना चाहिए? 0। यही है संधि का नियम। बीजगणितीय योग धारा का क्या हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप का नियम इसको बोलते हैं। किरचॉफ का लूप का नियम बोलते हैं इसको। मान लो ये लूप है, यहाँ पर एक बैटरी है, एक प्रतिरोध है,
यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है। इस तरीके से बैटरी वोल्टेज बनाता है, V1 बनाया वोल्टेज, ये भी बैटरी मान लो V2 वोल्टेज बनाया। बैटरी वोल्टेज बनाता है या बैटरी पावर जनरेट करता है, बैटरी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जबकि प्रतिरोध ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा कंज्यूम करता है, ऊर्जा खपत करता है। तो बताओ ये और ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, और ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध R1 R2 R3, ये तीनों प्रतिरोध क्या कर रहा है, ऊर्जा को खपत कर रहा है। ये दोनों बनाया, मान लो ये दोनों मिठाई बना रहा है और ये तीनों मिला के मिठाई को खत्म करते जा रहा है। तो जितना मिठाई बनाएगा उतना ही ना खत्म करेगा, जितना मिठाई बनाएगा तो उतना ही क्या करेगा, मिठाई खत्म होगा। तो जितना मिठाई बनाया उतना ही मिठाई खत्म हो गया, किस में, इस लूप में। तो क्या है अगला नियम, किसी बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य। जितना विभवांतर ये बनाया है उतना ही विभवांतर ये क्या करेगा, खपत करेगा। मान लो ये 10 मिठाई बनाया, ये 5 मिठाई बनाया, टोटल मिठाई कितना हो गया, 15। तो ये सारे प्रतिरोध मिलकर कितना मिठाई खाएगा, 15 ही खाएगा। तो पहला था कि किसी संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा है किसी बंद लूप में, बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का योग क्या होता है, शून्य होता है। सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद कर लीजिए। विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। किसी बंद लूप में, मैं याद करा रहा हूं, किसी बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब अभी बताया है ना, ये क्या है, योग का सिंबल है, ये योग का सिंबल, इसके आगे जो लगा दोगे उसका योग। अगर यहाँ पर तुम मिठाई लगा देते हो तो मिठाई का योग क्या हो जाएगा, शून्य। जितना दुकानदार मिठाई बनाएगा उतना ही ना बेचेगा। यहाँ पर अगर तुम करंट लगा देते हो I, तो क्या हो जाएगा, सभी करंट का योग क्या हो जाएगा, शून्य। पहला नियम था ये वाला। और दूसरा क्या है, यहाँ विभवांतर लगाओ, विभवांतर, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य। सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य। सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन, पिछले में भी एक ऑब्जेक्टिव था। पहले में क्या था कि किरचॉफ का संधि नियम किस पर आधारित है, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत यहां से याद कर लीजिए। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेश को हम बना सकते हैं, आवेश को हम बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यही तो है, यहाँ पर संधि पे जितना आवेश आया होगा उतना ही आवेश गया होगा। तो याद कर लो, इसको याद करो पहले। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, इसको याद करो। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित, याद हो गया होगा। अब मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज एक ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी अननोन रेसिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। अननोन रेसिस्टेंस का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर, व्हीटस्टोन सेतु पर काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसका तार जो होता है, ये जो तार है, ये तार किससे बना होता है, मैग्नीन से या टेंटोन नाम के मटेरियल से बना होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोधकता गुणांक बहुत कम होता है। अपवाह चाल, इसको तो बोला मैं, ये क्वेश्चन वही पर परिभाषित कर दिए थे। देखिए ये क्या है, कोई चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो अभी बताया था ना, जैसे कि छात्र होता है वो पार्टी के लिए भागता है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेगा, हाई विभव की तरफ, विभव की तरफ भागेगा, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर भागेगा। तो इस तरीके से भागेगा, रुकेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है उसके औसत वेग को, औसत चाल को क्या बोलते हैं, अपवाह चाल बोलते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के औसत चाल को ही क्या बोलते हैं, बोलो, अपवाह चाल बोलते हैं।
किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के औसत चाल को क्या बोलते हैं? अपवाह चाल बोलते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के औसत चाल को क्या बोलते हैं? अपवाह चाल बोलते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत चाल को अपवाह चाल कहते हैं। याद हो गया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं, वीडी से निरूपित करते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला भी यहाँ तो याद करवा देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। अब बोलोगे ये क्या क्या लिख दिए? टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन, विश्राम काल बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स नहीं करते हो, रिलैक्सेशन टाइम। इसको बोलते हैं अपवाह वेग, अपवाह चाल, अपवाह चाल बोलते हैं। और ये है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन है ये, और ये है विद्युत क्षेत्र। किसके अंदर में? विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर में, चालक के अंदर में। और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद कर दीजिए, सोचना नहीं है इसमें। रिलैक्सेशन टाइम अभी बताया ना, श्रांति काल अभी बताया ना। रिलैक्सेशन टाइम यहाँ आया था ना फॉर्मूला में। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम अभी बताया था, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर बैटरी जब लगाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, भागेगा तो बेचारा यहाँ पर टकरा के फिर से रुक जाएगा। यहाँ पर नाभिक है, नाभिक है तो ये टकराएगा, फिर इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। फिर भागेगा, फिर टकराएगा, फिर इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। तो मान लो यहाँ पर टकराया था और यहाँ पर टकराया था, दो टक्कर के बीच का जो समय होता है ना, इलेक्ट्रॉन किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं? क्रांति काल बोलते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। नहीं याद करोगे? नहीं याद करो, मेरा क्या जाता भाई, याद करो, एग्जाम है 1 तारीख को। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। पूछेगा 2 नंबर में। भाई इसको क्या कहें, इसके लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शब्द ही नहीं है। कार्बन प्रतिरोध, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया कार्बन प्रतिरोध से तो मुझे बोल देना, आएगा ही। और ये मैं चुटकियों में करवाने वाला हूँ। इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव चुटकियों में निकलेगा, एक ट्रिक की सहायता से। सबसे पहले समझते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? तो हम लोग जो घरों में प्रतिरोध उपयोग करते हैं वो कितना होता है? 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100। लेकिन जहां पर करोड़ ओम की जरूरत पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना ओम, अगर इतना ओम चाहिए, इतना ओम चाहिए, अगर इतना ओम चाहिए तो बताओ क्या इतने ओम को किसी प्रतिरोध पर लिख सकते हैं? लिख भी सकते हैं, मान लो तो ठीक है। लेकिन प्रतिरोध बहुत छोटा हो तो क्या लिख सकते हैं उतने छोटे पे? नहीं लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रतिरोध के लिए, और दूसरी बात, जो भी प्रतिरोध आप देखते हैं, आप प्रतिरोध जो भी जैसे घरों में हीटर लगाते हैं उसका प्रतिरोध कितना होता है? बहुत कम होता है। 100 200 400 500 ओम होता है, 1000 ओम होता है मुश्किल से, तो बहुत कम ओम होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हमको प्रतिरोध चाहिए तो वो तो साधारण मटेरियल से नहीं बनेगा। वो किससे बनता है? वो कार्बन नाम के मटेरियल से बनता है। कार्बन होता है ना, सीखे ना, कार्बन 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो कार्बन 612, कार्बन 612 से बनता है ना। किससे बनता है? कार्बन से बनता है। तो बड़े प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है वो किससे बनता है? कार्बन से। और कार्बन बहुत छोटा होता है, ये इसके नुकीले आधा नाखून के बराबर, नाखून के जैसा होता है, दिखाऊंगा मैं, नाखून इतना बड़ा होता है कार्बन प्रतिरोध। अब कार्बन प्रतिरोध जब बहुत छोटा है और इसमें हमको इतना बड़ा रेसिस्टेंस प्रतिरोध का मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, इसको नहीं लिख पाएंगे। इस छोटे से कार्बन प्रतिरोध में फोटो देखते हैं कि नहीं? फोटो शायद नहीं है, कार्बन प्रतिरोध का फोटो नहीं है। तो बिना फोटो का मैं बता रहा हूं, यहां पर बहुत छोटे साइज में बड़े
परिमाण को नहीं लिख सकते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कार्बन को रंग देते हैं। यहाँ पर एक रंग लगा दिए, यहाँ रंग लगा दिए, यहाँ रंग दिए, यहाँ रंग दिए। 1 2 3 4 4 बैंड होता है, 5 बैंड भी होता है, 4 कलर का भी होता है, 5 कलर का भी होता है। तो रंग देते हैं और रंग के इस प्रतिरोध को निरूपित करते हैं। इस प्रतिरोध को निरूपित करते हैं किससे, कार्बन को रंग के। तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। कलर कोड इस पे अब कौन सा कलर का क्या मान होगा, ये जो रंगेंगे, कुछ लाल से रंगते हैं, आपको आगे में देखा होगा, एक लाल हो गया, दूसरा हरा, तीसरा कुछ, तीसरा चौथा, इस तरीके से अलग अलग रंग से रंगते हैं। इसी कलर को क्या बोलते हैं, कार्बन का कलर कोड बोलते हैं। अब कार्बन प्रतिरोध की देखिए क्या लिखा है, उच्चतर परिसर के प्रतिरोध को मुख्यतः कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। जो हाई रेसिस्टेंस का प्रतिरोध होता है उसको किससे बनाते हैं, कार्बन से बनाते हैं, इसलिए इन्हें कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए एक कलर कोड, वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे कार्बन का कलर कोड कहते हैं। कार्बन का कलर कोड के लिए हम लोग कलर का उपयोग करते हैं। इन प्रतिरोधों का बहुत अधिक मान होता है और ये आकार में काफी छोटे होते हैं। कार्बन प्रतिरोध आकार में बहुत छोटा होता है और ये बहुत सस्ता अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सस्ता अवेलेबल है मार्केट में। अब कलर कोड याद करना है, यहां से आपको बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव ठोक के आएगा 2-3 कम से कम। अब कैसे याद करें, पूछेगा काला कलर का कलर कोड क्या है, येलो का कलर कोड क्या है, बैगनी का कलर कोड क्या है, ऐसे पूछेगा। तो ऐसे कैसे याद करोगे, काला का 0, भूरा का 1। तो मैं याद करवाता हूं आपको एक ट्रिक के हेल्प से। क्या है ट्रिक, BBROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें लगा दो पहला 0 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, 6, इसको छोड़ के 7, वायलेट 8, ग्रीन 9, देख लेना। 0 1 2 3 4 5, ये ऑफ में नहीं है, ऑफ में नहीं लगाना है, ऑफ में नहीं आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो ऐसे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ याद कर लिए और सबके नीचे लगा दिए नंबर। अब पूछेगा पहला किसको बताता है, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक। फिर अगला बी फॉर ब्राउन, अगला बी किसको निरूपित करेगा, ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ये कुछ भी नहीं, ग्रीन, ये क्या है, बी है। और ये बी किसको निरूपित कर रहा है, ब्लू को, ये किसको, ब्लू को। ये थोड़ा सा बी में अंतर है क्योंकि ये 3 बी हो जाता है, ब्लू। ये वायलेट, ये किसके, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन नहीं, जी फॉर क्या हो गया यहाँ पर, ये ग्रीन है और ये जी है, ये ग्रेट का जी, ग्रे है यहाँ का, GREY ग्रे, और वाई डब्ल्यू मीन्स वाइट, वाइट। अब बताओ, पहले याद कर लिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहला बी ब्लैक को, दूसरा किसको, ब्राउन को। पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये ग्रे और व्हाइट। अब पूछेगा ठीक है बताओ रेड का कितना होगा, तो हम पूछेंगे रेड पे कितना हो जाएगा, 2। देखो इसका कितना है, 2। फिर पूछेगा मान लो ग्रीन का, तो ग्रीन के आगे कितना है, 5, ग्रीन का कितना हो गया, 5। फिर पूछेगा ब्रिटेन में बी है, ब्लू कलर का पूछेगा, तो तुम पूरा लिख लोगे एग्जाम हॉल में और लिखने के बाद सीक्वेंस लगा दोगे। ब्लू कलर का कितना हो जाएगा, ब्लू कलर का 6, देखो 6, यहाँ भी 6। तो फिर से याद करो, एक नया पेज लेके मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
हैज वेरी गुड वाइफ। ब्लैक, ब्राउन, 0 1 2 3 4, इसको कुछ नहीं, 5 6 7 8 9। पहला है ब्लैक, ब्लैक का कलर कोड 0। दूसरा क्या है ब्राउन, ब्राउन का कलर कोड 1, रेड का कलर कोड 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4। ये जी फॉर ग्रीन यहाँ था, जी फॉर ग्रीन यहाँ है, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, हैज में कुछ भी नहीं, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। ये कलर कोड आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये उसमें 4 पट्टी होता है, 1 2 3 4। पहला दूसरा वैल्यू होता है, और तीसरा क्या होता है मल्टीप्लायर होता है, और चौथा टॉलरेंस वैल्यू होता है। चौथा क्या कलर होता है टॉलरेंस वैल्यू। टॉलरेंस के लिए 3 है, अगर सुनहरा कलर का है तो 5%, चांदी का है तो 10%, कोई कलर नहीं है तो 20%। अगर गोल्डन है तो 5% टॉलरेंस वैल्यू, सिल्वर है टॉलरेंस वैल्यू चौथा पट्टी का कलर कितना, कोड कितना हो जाएगा 10% है चांदी कलर कोड का, रंगहीन है तो 20% लेते हैं। अब आपको मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन, ये आपके लिए, ये कलर का कलर कोड बताना है। इस कार्बन प्रतिरोध, ये क्या है कार्बन प्रतिरोध है, इसका कलर कोड बताना है। तो रेड कलर का कलर कोड कितना था, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो सबसे पहले रेड कलर आपको अभी बताया मैं, रेड कलर कहाँ पर आता है यहाँ पर, और कार्बन कलर कोड कितना है 2, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। पहला नंबर को, पहला कलर के नंबर को ज्यों का त्यों लिखो। दूसरा क्या है, दूसरा है, दूसरा कलर बताओ, दूसरा, दूसरा क्या है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, रेड, मिलाओ कौन सा कलर है ये कलर कौन सा है, ये है, ये तो ब्लू भी नहीं है, ये वायलेट कलर हो गया। और वायलेट का कलर कोड कितना है, देखिए वायलेट का कलर कोड यहीं पर है, वायलेट, वी फॉर वायलेट, कलर कोड कितना 7। तो इसमें क्या लिख दो, इसका कलर कोड हो गया 7। ग्रीन, ग्रीन का कितना था 5, ग्रीन का कितना था 5 था, ग्रीन का 5, यहाँ पर 5। अब देखो पहला पट्टी जो होगा ना उसके वैल्यू को ज्यों का त्यों लिखो, रेड का कलर कोड 2, दूसरे पट्टी के वैल्यू को भी ज्यों का त्यों लिखो, और इसके बाद गुना लगाओ। और तीसरे पट्टी के कलर कोड लिखने से पहले 10 की घात में लिखना है 5। पहला पट्टी ज्यों, दूसरा पट्टी का वैसे लिखो, गुना 10 के पावर में इसके कलर कोड को लगाओ। अब फिर अगला बोले हैं टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस मतलब ऊपर नीचे होता है, प्लस माइनस। और ये कलर कौन सा है बताओ, ये चांदी है कि सोना है, तो मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया चांदी हो गया, ये गोल्ड है, गोल्ड है, सोना है, तो सुनहरा का कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5%। यहाँ पर टॉलरेंस वैल्यू कितना देंगे प्लस माइनस 5% देंगे, प्लस माइनस 5%। आगे ऐसे लिखते हैं, पहला मल्टीप्लायर, दूसरा मल्टीप्लायर, पावर, पावर में पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू, तीसरा मल्टीप्लाई कर दो इसको 10 के पावर में, इसको टॉलरेंस वैल्यू लिख दो। ऐसे लिखते हैं हम लोग कलर कोड। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कराया उसको तुम लोग देख लो कि क्या ये सब तैयार हुआ। पहला इलेक्ट्रिक नेटवर्क के लिए किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम लिखना है। पहला नियम क्या है कि संधि बिंदु पर कुल प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। दूसरा क्या है किसी बंद परिपथ में, बंद लूप में सभी विभवांतरों का योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रतिरोधकता के व्यक्ति, हाँ ये है प्रतिरोध बराबर क्या होगा, सबसे पहले प्रतिरोध बोल रहे हैं तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होना चाहिए तुमको, प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका भी में सूत्र भी याद रखना है। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है प्रतिरोधकता रो इंटू, प्रतिरोध का वैल्यू तुम लोग को याद है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता रो एल बटे ए, रो एल बटे ए, यही है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता तो ये आपको बता दिए हैं।
इसमें जो भी क्वेश्चन है देख लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन बच गया होगा उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओम का नियम अभी बताना है, ओम्स लॉ साबित करना है। ये कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और कैपेसिटर संधारित्र से भी कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म पे पहुंचेंगे और 2 से 3 क्लास और लूंगा और सारा का सारा सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कल एक लेक्चर हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी करें। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है 400 का मैं लिस्ट बनाया हूँ, 400 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक साथ करेंगे और उसको भी 3 से 4 दिन में खत्म कर लेंगे। एग्जाम से पहले आपका थ्योरी भी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में या फिर आप कमेंट में कमेंट लिखिए। जो भी डाउट है हम लोग उसको अगले क्लास में टैकल करेंगे। आज के लिए इतना ही।